दशकों से किसानों की सबसे अहम मांग रही है एमएसपी यानी कि मिनिमम सेलिंग प्राइस। सरकार किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए तमाम गुणा भाग करके वो रकम तय करती है जिससे किसानों को लागत का 1.5 गुना मुनाफा मिले। यानी अगर गेहूं की फसल पैदा करने के लिए किसानों को प्रति क्विंटल 100 रुपए का खर्च आता है तो उसको बेचने पर किसानों को 150 रुपए का मुनाफा मिले, मगर ऐसा हो नहीं पाता। नमस्कार, मैं हूं विनीत त्रिपाठी और आज हमारा प्रयास यह है कि किसान आंदोलन की प्रमुख मांग है एमएसपी के हर दांव पेच को यहां पर समझा जाए। उन तमाम सवालों को हम यहां पर सुलझाने का प्रयास करेंगे जो हर किसी के जहन में आ रहे हैं। एमएसपी क्या होता है, सरकार एमएसपी के दामों को कैसे तय करती है, किसानों को एमएसपी क्यों जरूरी है, ये ऐसे सवाल हैं जो कि लोग जानना चाहते हैं। 2020 के बाद से फिर से किसानों ने हल्ला बोल दिया है। दिल्ली से सटी सभी सीमाओं को पूरी तरह से सील किया जा चुका है। किसान दिल्ली मार्च करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2022 और 23 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को मंजूरी दी थी, जिसमें कहा गया था कि दरें जो हैं उत्पादन के औसत लागत का कम से कम 1.5 गुना होंगी। 2022-23 में ही केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों की दरों में 4 से 8% तक की बढ़ोतरी की है। भारत में सबसे पहले 1966 और 67 में एमएसपी का प्रावधान आया था। तब गेहूं के लिए 54 रुपए प्रति क्विंटल की रकम तय की गई थी। इसके बाद हर साल इसमें सुधार होता गया और 1970 और 71 में गेहूं के लिए प्रति क्विंटल 76 रुपए की एमएसपी तय की गई थी। इसी साल धान की फसल के लिए भी 51 रुपए प्रति क्विंटल की एमएसपी का ऐलान किया गया था। तब सरकार ने एमएसपी का प्रावधान के लिए 22 तरह की फसलों का चुनाव किया हुआ है। यहां पर आपको ये साफ कर दे कि सभी तरह की फसलों में एमएसपी का प्रावधान नहीं है। इसके लिए सरकार ने 22 तरह की फसलों का चुनाव किया हुआ है, जिसमें कि 14 खरीफ की फसलें और 6 रबी फसलें और 2 अन्य कमर्शियल यानी कि वाणिज्यिक फसलें शामिल की गई हैं। गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य यानी कि एफआरपी की सिफारिश की जाती है। ये एमएसपी के दायरे में गन्ना नहीं आता है। खरीफ में आपको बता दें तो ज्वार, बाजरा, तिल, अरहर, सोयाबीन, धान इत्यादि ये फसलें जो होती हैं। खरीफ फसलों की जो बुआई है वो जून से शुरू होती है और सितंबर अक्टूबर महीने में इसकी कटाई होती है। वहीं रबी वाली जो फसलें हैं वो अक्टूबर से शुरू होती हैं। इसकी प्रमुख फसलें हैं गेहूं, मटर, चना, अलसी, सरसों, मसूर, दलहन, ये आदि फसलें होती हैं जो रबी की फसलें होती हैं। किसी भी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो एमएसपी की सिफारिश करते समय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जिसको हम CACP कहते हैं, उसके द्वारा तय की जाती है। कृषि लागत समेत विभिन्न कारकों पर विचार किया जाता है। यह फसल के लिए आपूर्ति एवं मांग की स्थिति, बाजार मूल्य कैसा है, उसकी प्रवृत्ति, घरेलू और वैश्विक यानी कि दोनों तरीकों को इसमें देखा जाता है। उपभोक्ताओं के निहितार्थ यानी कि मुद्रास्फीति, पर्यावरण, मिट्टी और पानी के उपयोग और कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तों जैसे कारकों पर विचार किया जाता है। इसके बाद एमएसपी का मूल्य जो है वो तय किया जाता है। इसके लिए एक और नियम है, A2 F2 करके इसका कैलकुलेशन होता है। वो एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन मोटा मोटी जो आपको मैंने बताया, आयोग जो है वो इस हिसाब से किसी भी फसल की एमएसपी को तय करता है। अब मैं आपको वो बात बता दूं कि एमएसपी का लाभ कितने प्रतिशत किसानों को मिलता है। तो एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जो है अगस्त 2014 में आती है। शांता कुमारन कमेटी के मुताबिक सिर्फ 6% किसानों को ही एमएसपी का लाभ मिल पाया, यानी कि देश की 94% किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाया। बिहार में एमएसपी से खरीद नहीं की जाती है। वहां पर राज्य सरकार ने प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी कि पैक्स के गठन किया था, जो कि किसानों से अनाज खरीदती हैं। लेकिन किसानों की शिकायत है कि वहां पर जो पैक्स है वो बहुत कम खरीद करता है, देरी से खरीद करते और ज्यादातर उन्हें अपनी फसल कम कीमत पर यानी कि बिचौलियों को बेचनी पड़ती है। एमएसपी को लेकर किसानों की दरअसल मांग क्या है? आंदोलन कर रहे किसानों की मांग है कि सरकार एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर फसल खरीद को अपराध घोषित करे और एमएसपी पर सरकारी खरीद लागू रहे। साथ ही दूसरी फसलों को भी एमएसपी के दायरे में लाया जाए।
हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी और सरकारी खरीद भी जारी रहेगी, लेकिन किसान संगठन चाहते हैं कि उन्हें यह बात कानून बनाकर लिखित में दी जाए। अब मैं आपको एक मिनट इसको समझाने की कोशिश करता हूं। दरअसल देश के अंदर जो छोटे किसान हैं वो आज भी अपनी अधिकतर फसलों को बिचौलियों को बेचने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए उनकी ये मजबूरी है, क्योंकि जब एमएसपी की जो मूल्य है, एमएसपी जो मिलता है, उसका ज्यादातर लाभ बड़े किसान उठा पाते हैं, क्योंकि छोटा किसान जाता है और एमएसपी के लिए जहां पर विक्रय केंद्र होते हैं वहां पर भयंकर भीड़ होती है। किसान जो छोटा किसान होता है उसको तुरंत पैसे की आवश्यकता होती है, वो जाता है बिचौलिए के पास और बिचौलिया उसको जो है, जैसे मान लीजिए कि धान की खरीद 2200 रुपए में होनी है, वो बिचौलिया उससे 1500 रुपए ले लेता है और 1500 रुपए लेके उसका धान खरीद लेता है। इससे देश के किसान की स्थिति बेहतर नहीं हो पा रही है। ये वो मूल बात है जो सरकारों को समझना चाहिए कि दरअसल अगर आप कानून बना देंगे तो कानून में यह है कि अगर उस तय रकम से कोई कम खरीदेगा, कोई भी कम खरीदेगा, तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल उठता है कि सरकार के लिए एमएसपी भारी कितनी पड़ती है, कितना लोड सरकार के ऊपर पड़ता है। ये जो 23 फसलें हैं, ये तो भारत के कृषि उत्पादन का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही है। मछली पालन, पशुपालन, सब्जियां, फल वगैरह इसमें शामिल नहीं है। अगर इन 23 फसलों के आंकड़े देखे जाएं तो साल 2019-20 में सभी को मिलाकर 10.78 लाख करोड़ रुपए के बराबर का उत्पादन हुआ है। लेकिन ये सारी फसल बेचने के लिए तो होती नहीं है, किसानों को अपने इस्तेमाल के लिए भी होती है। बाजार में बिकने के लिए इन सब फसलों का अनुपात भी अलग होता है। जैसे कि अगर आप बताएं तो 50% रागी का होगा, 90% दालों का होगा, गेहूं 75% होगा। तो अगर औसत 75% भी मान ले तो ये 8 लाख करोड़ से कुछ ऊपर का उत्पादन बनता है। तो इस सवाल ये है कि अगर सरकार को किसानों को एमएसपी की गारंटी देनी है तो क्या इतना खर्च सरकार को करना होगा? इसका जवाब यह है कि नहीं। इन 23 फसलों में से गन्ने को तो आप बाहर ही कर दीजिए, क्योंकि वो पैसा सरकार को नहीं देना पड़ता, वो शुगर मिलें देती है। सरकार अपनी एजेंसियों के जरिए पहले ही कुछ फसलों को खरीद लेती है, जिसकी कुल कीमत 2019-20 के हिसाब से 2.7 लाख करोड़ रुपए थी। अब बात यह आती है कि दरअसल सरकार एमएसपी पर कानून क्यों नहीं ला रही है। इसके पीछे जो किसान संगठन है उनके अपने अलग अलग तर्क हैं, लेकिन सबसे बड़ा ये पॉइंट यहां पर है कि जो एमएसपी जिन 23 फसलों पर तय की जाती है उसका लाभ हर किसान को मिले, चाहे वो छोटा किसान की भूमि हो जिसके पास में कम जमीन हो, या मध्यम हो, या बड़े किसान हो, सभी को एमएसपी का लाभ मिले। इसलिए ये कानून जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर हम लोग सब्जियों में देखिए, सब्जियों में क्या होता है, कभी कभी किसी सब्जी के दाम एकदम से बढ़ जाते हैं लेकिन उसका लाभ किसान को नहीं मिलता है। अभी मौजूदा हालत पे मैं आपको बताऊं तो यहां पर लहसुन के दाम 500 रुपए किलो तक पहुंच चुके हैं, लेकिन वहीं अगर किसानों से बात करूं तो उनका कहना है कि हमने तो 20 से 25 रुपए किलो ही बेचा था। तो ये इतना डिफरेंस कहां से आता है? इसका मतलब है कि बिचौलिए होते हैं, वो उसको डम कर देते हैं, फिर मार्केट में जब उसकी शॉर्टेज होती है तो वो उसको निकालते हैं तो उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। एमएसपी के साथ भी यही प्रावधान है। एमएसपी पे जो बड़े किसान हैं वो उसको स्टोर कर लेते हैं, और स्टोर करने के बाद में किसान जो छोटा है वो तो अपने कम दामों में बेच चुका, अब उन्होंने उस फसलों को जमा कर लिया। अब उसको जब उसके रेट हाई हुए या ऑफ सीजन हुआ जबकि गेहूं की फसल नहीं है, आप तब उसको मार्केट पे ला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि महंगा बिकेगा। इसीलिए कहा गया है कि एमएसपी जिस उद्देश्य के साथ में बना था, एमएसपी को लागू करने का उद्देश्य था कि देश के किसानों की आर्थिक हालातों को सुधारा जा सके, उनकी जीवन शैली सुधारी जा सके, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा। उसका लाभ बड़े किसानों को मिल रहा है, जबकि छोटा किसान आज भी बिचौलियों को अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर हो रहा है।